नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों को लेकर एक और नई याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। 2002 गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। यह याचिका जाकिया जाफरी ने दाखिल की थी। जाकिया जाफरी ने पति एहसान जाफरी की इन दंगों में मौत हुई थी। इसको लेकर यह याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाकिया की याचिका में मेरिट नहीं है। 72 साल के एहसान जाफरी कांग्रेस नेता और सांसद थे। उन्हें उत्तरी अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी के उनके घर से निकालकर गुस्साई भीड़ ने मार डाला था। जाकिया ने दंगे की साजिश के मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी। मजिस्ट्रेट ने एसआईटी की उस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया था जिसमें तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी समेत 63 लोगों को दंगे की साजिश रचने के आरोप में आज़ाद किया गया था। हाईकोर्ट ने इस फैसले को सही करार दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में फैसला सुरक्षित रखा। यह मामला जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश और जस्टिस सिटी रवि कुमार की बेंच ने सुना। सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया की याचिका पर सिर्फ 14 दिन में सुनवाई पूरी की और 9 दिसंबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, एसआईटी की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रहतोगी और गुजरात की ओर से जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। कपिल सिब्बल की दलील अहम पहलुओं को नज़रअंदाज किया गया था। इस केस में याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि एसआईटी ने मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जांच नहीं की। इससे साबित होता है कि पुलिस इस केस में एक्टिव नहीं रही। सिब्बल ने यह भी कहा कि एसआईटी ने जिस तरह जांच की उससे लगता है कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर एसआईटी की दलील पर हमने काम किया है। ऐसा ही एसआईटी के वकील मुकुल रोहतगी ने भी किसी को नहीं बचाया गया और पूरी छानबीन गहराई से हुई की बात कही थी, जिसके बाद कुल 275 लोगों से इसको लेकर पूछताछ हुई। कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे साजिश की बात साबित हो सके, जिसके लिए जाकिया ने हत्या का केस दर्ज कराने की भी मांग की थी। गुजरात दंगों के बाद जाकिया ने 2006 में राज्य के डीजीपी के सामने नरेंद्र मोदी, कई अफसरों और नेताओं के खिलाफ शिकायत की थी। जाकिया की मांग थी कि इन लोगों के खिलाफ हत्या समेत कई अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की, जिसके बाद 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया। उसे इस मामले में हुई तमाम सुनवाइयों पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया। बाद में जाकिया की शिकायत की जांच भी एसआईटी को सौंपी गई। एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दी और 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी ने मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद 2013 में जाकिया ने क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करते हुए मजिस्ट्रेट के सामने याचिका दायर की थी। मजिस्ट्रेट ने ये याचिका खारिज कर दी। इसके बाद जाकिया ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी 2017 में मजिस्ट्रेट का फैसला बरकरार रखा और उसी फैसले के आधार पर ये सुनवाई की गई। तब जाकिया ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, क्योंकि उनके पास एक और ये प्रस्ताव था, उनके पास एक और ऑप्शन था कि वह इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, जिसको लेकर वह सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया। गोधरा कांड के बाद 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। उपद्रवियों ने पूर्वी अहमदाबाद स्थित अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती गुलबर्ग सोसाइटी को निशाना बनाया था। इसमें पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी समेत 59 लोग मारे गए थे। इनमें से 38 लोगों के शव बरामद हुए थे, जबकि जाफरी समेत 31 लोगों को लापता बताया गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब 2002
में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल की गई थी। कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही करार दिया, जिसके बाद जाकिया जाफरी पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं, जिसके बाद जस्टिस एएन खानविलकर, जस्टिस दिनेश और जस्टिस सिटी रवि कुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद गुजरात दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। ये वाकया 2002 के गुजरात दंगों के दौरान था, जिस टाइम जाकिया जाफरी के पति तब कांग्रेस के से विधायक रहे और उसके बाद एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मार डाला था, जिसको लेकर अब ये याचिका भी उनके जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था उसमें फैसला सामने आया, जिसको फैसले को और इसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। तो पहले कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन और आंदोलन और अब अग्निपथ योजना को लेकर किसान सड़क पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में अब संयुक्त किसान मोर्चा भी आ गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ अब संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सड़क पर उतरने का ऐलान किया। देश के कई हिस्सों में इस योजना के विरोध किसान संगठनों ने इससे जुड़े लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले छात्रों ने बवाल किया और कई जगह पर हिंसा हुई, फिर राजनीतिक दलों ने इसके विरोध में अपनी आवाज उठाई और अब किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने अग्निपथ योजना के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। किसानों से जुड़ा संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में प्रदर्शन करेगा। यह वही संगठन है जिसकी अगुवाई में कृषि संशोधन कानून का विरोध शुरू हुआ था। किसान नेता राकेश टिकैत ने 20 जून को कहा था कि देश भर के जिला और तहसील मुख्यालयों पर अग्निपथ योजना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शन करेगा, जिसको लेकर अब यह प्रदर्शन जारी किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस विरोध को कामयाब बनाने के लिए युवाओं, राजनीतिक दलों और आम लोगों से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी की, जिसके बाद बीकेयू ने पहले 30 जून को अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन का आह्वान किया था। लेकिन उधर ही अग्निपथ योजना के खिलाफ विपक्ष भी अब एकजुट होता नजर आ रहा है। 2 दिन पहले पटना में महागठबंधन सड़कों पर उतरा था और सरकार ने इसे वापस लेने की मांग की थी, जिसके बाद जिसके बाद अब भारतीय किसान यूनियन के लोग भी अब सड़क पर उतर आए हैं। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में भी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही। लगातार जंतर मंतर पर धरने का दौर चल रहा है और अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी विरोध के लिए अपनी कमर कस चुकी है। वहीं अग्निपथ योजना पर बिहार के सत्ताधारी दल बीजेपी और जेडीयू में भी तकरार जारी है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने अग्निपथ योजना को लेकर जेडीयू के स्टैंड पर कहा कि हमारा और बीजेपी के साथ गठबंधन है, हम गुलामी नहीं हैं। बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर पिछले कुछ दिनों पहले भारी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। कई जगह आगजनी और हिंसा की घटना भी सामने आई थी। अग्निपथ योजना को देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और बेरोजगार युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ है, बल्कि देश के किसान परिवारों के साथ भी धोखा है। इस देश का जवान वर्दीधारी किसान है। अधिकांश सैनिक किसान परिवार से हैं। सेना की नौकरी लाखों किसान परिवारों के मान और आर्थिक संबल से जुड़ी है, जिसमें सेना के नियमित भर्ती में भारी कटौती कर उन किसान पुत्रों के साथ धोखा है जिन्होंने बरसों से फौज में सेवा करने का सपना बनाया हुआ है। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान नेता जिला सचिव पहुंचे। करनाल में इसको प्रदर्शन की शुरुआत हुई। नारेबाजी करते हुए अग्निपथ स्कीम का विरोध जताया गया। इससे पहले किसान जाट धर्मशाला में एकजुट होकर बैठक की। हरियाणा में
इस प्रदर्शन का प्रभाव देखने को मिला। इसके बाद लघु सचिवालय पहुंचने के बाद किसानों ने राष्ट्रपति के नाम जिला ट्रेजरी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि यह योजना से युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा और यह योजना किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। जब तक सरकार की यह योजना वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बड़ा आंदोलन चलाने के लिए ही जल्द ही मीटिंग रखी जाएगी। मतलब कि किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने यह साफ कर दिया है कि कृषि कानून बिल वापस होने के बाद अब उनकी मांग अग्निपथ योजना को वापस लेने की है। उनका मांग है कि सरकार इस योजना को जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो वह पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे। और बड़ा आंदोलन चलाने के लिए उनकी तरफ से जल्द ही राजनीतिक पार्टियों और जल्द ही संगठन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाएगी, जिसको लेकर हरियाणा के जींद में भी अग्निपथ के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा और खाप पंचायतों ने लघु सचिवालय परिसर में प्रदर्शन कर इसे वापस लेने की बात की। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रेस प्रवक्ता रामराजी खेड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना लाई गई है, इससे युवाओं में काफ़ी गुस्सा है। मात्र 4 साल की नौकरी के बाद युवा रिटायर हो जाएंगे, जबकि युवा सेना को नौकरी के तौर पर नहीं बल्कि देशभक्ति के नज़रिए से देखते हैं। तो उन सभी युवाओं के साथ ये धोखा है जो युवा इस योजना को नौकरी के तौर पर नहीं बल्कि देशभक्ति के तौर पर देखते हैं। खाप पंचायतों ने भी इसको लेकर अपनी बात कही। खाप पंचायतों ने कहा कि प्रदेश में युवा हर साल सेना में भर्ती की तैयारी करते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। सरकार को चाहिए कि पहले की तरह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और पहले के समय में बंद पड़ी भर्ती को शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन युवाओं को रोजगार देने के बजाय सरकार रोजगार छीन रही है और हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के मामले में देश में नंबर 1 पहुंच गया है। उन्होंने हरियाणा सरकार पर हमलावर करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के मामले में देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है, जिसके बाद सरकारी विभागों का निजीकरण पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है। सरकार को चाहिए कि सरकारी विभागों में पड़े खाली पद पर स्थायी भर्ती की जाए, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार ने अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया तो किसान आंदोलन की तरह शांतिपूर्वक तरीके से इस अग्निपथ योजना को लेकर भी आंदोलन लंबा चलाया जाएगा। जब तक कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होती, किसान युवाओं को साथ लेकर आंदोलन करेंगे। मतलब कि सीधे तौर पर कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, खाप पंचायतों की तरफ से और कई राजनीतिक पार्टियों के विरोध के बाद ये साफ हो गया है कि एक बार फिर से कृषि कानून के बाद किसान सड़क पर उतर आए हैं और इस बार कृषि कानून को नहीं लेकर इस बार वह अग्निपथ योजना को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। उनके लगातार कहना है कि सरकार से उनकी गुजारिश है और उन्होंने अपनी मांग भी करी है, जिसको लेकर जगह जगह उन्होंने ज्ञापन भी सौंपे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द अग्निपथ योजना को वापस ले, नहीं तो किसान फिर से युवाओं को साथ लेकर इस आंदोलन को और भी लंबा चलाएंगे और पूरे देश में इस आंदोलन को करेंगे जब तक कि सरकार इस अग्निपथ योजना को वापस नहीं ले सकती। किसान इसको लेकर जगह जगह और कई राज्यों में एकजुट हो चुके हैं और इसको लेकर अब मीटिंगों का दौर भी जारी हो चुका है। इससे पहले राकेश टिकैत ने भी कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में कई जगह कई राज्यों में इस अग्निपथ योजना के वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे और अपने इस प्रदर्शन और इस आंदोलन को लंबा करेंगे और इस आंदोलन में युवाओं को भी वे साथ जोड़ेंगे। एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वायु सेना की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जा चुकी है। आपको बता दें कि
सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर लाई गई योजना अग्निपथ पर बवाल के बीच वायुसेना ने में आज से चयन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। भारतीय वायुसेना की तरफ से पहले ही बताया गया था कि 24 जून से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। युवा अग्निपथ के तहत आज से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह पूरा प्रोसेस 5 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी और फिर इन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसके बाद अग्निवीर के तौर पर वायुसेना में युवा को काम करने का मौका मिलेगा। भारतीय वायुसेना के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वालों का 24 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये एग्ज़ाम 24 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा। इसके बाद 21 अगस्त से 28 अगस्त तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। यानी कि वायुसेना ने यह साफ कर दिया है कि जल्द से जल्द युवा वायुसेना में अग्निपथ के तहत योजना के तहत भर्ती हो जाएं। इसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि 24 जुलाई से 31 जुलाई तक पहले तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद 31 अगस्त से 28 अगस्त तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसके बाद 29 अगस्त से 8 नवंबर तक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो मतलब वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया के लिए सारी तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें जुलाई में ही उनका ऑनलाइन टेस्ट होगा। जिसके बाद अगस्त की अगर बात करें तो 21 अगस्त से 28 अगस्त तक फिजिकल टेस्ट होगा और इसके बाद 29 अगस्त से 8 नवंबर तक मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इन सभी परीक्षाओं को पास करते हैं उनके नाम की लिस्ट 1 दिसंबर 2022 को जारी कर दी जाएगी। यानी कि साल के अंत के महीने में 1 दिसंबर को जितने भी अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में युवा भर्ती होंगे उनके नाम को 1 दिसंबर 2022 को जारी कर दिया जाएगा। साथ ही 30 दिसंबर से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। मतलब ये साफ है कि सरकार इस अग्निपथ योजना को लेकर कितनी तेजी से काम कर रही है। वहीं सबसे पहले इसको लेकर वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसको इस साल के अंत में ही जो युवा इस अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होना चाहता है, वायुसेना के लिए काम करना चाहता है, तो उनके लिए यह बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस साल के अंत तक ही उन सभी युवाओं को ट्रेनिंग तक मिल जाएगी, क्योंकि 31 जुलाई तक ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और ये 28 अगस्त तक फिजिकल टेस्ट को पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें 8 नवंबर को मेडिकल एग्जामिनेशन भी पूरा कर लिया जाएगा। जिसके बाद 1 दिसंबर को सभी उनके नाम जारी कर दिए जाएंगे जो परीक्षा में पास हुए हैं। साथ ही 30 दिसंबर से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी, यानी कि 2023 से पहले उन सभी युवाओं की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से 3 सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके बाद सरकार और सेना की तरफ से अग्निपथ योजना लॉन्च की गई। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले 75% जवानों को 4 साल बाद रिटायर होना पड़ेगा। महज 4 साल के लिए सेना में चयन को लेकर पूरे देश भर में इस योजना का विरोध हो रहा है। तमाम राज्यों में एक छात्र इस योजना का विरोध कर रहे हैं। साथ ही सियासी दल भी लगातार सरकार की योजना का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि योजना वापस नहीं ली जाएगी और इसके तहत भी आगे भर्तियां होंगी। इसको लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से बताया गया कि अब अग्निवीरों को नियमित सैनिकों की तरह ही भत्ता मिलेगा। सभी अग्निवीरों को साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। हर अग्निवीर को 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। इसके साथ साथ इसके अलावा ड्यूटी पर वीरगति को प्राप्त होने वाले उसके परिवार को करीब 1 करोड़ की सहायता राशि भी दी जाएगी। अग्निवीरों को कैंटीन आदि की सुविधा देने का भी ऐलान भारतीय वायुसेना की तरफ से किया गया है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों को काफ़ी तरह की छूट अग्निसेना की तरफ से दी गई हैं और कई बड़े बड़े ऐलान वायुसेना की तरफ से किए गए हैं, जिसमें उनके साथ ही 4 साल बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए कई सरकारी सेवाओं में आरक्षण और नौकरियां देने की भी बात की गई है, जिसमें इससे पहले भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने
अग्निवीर जो रिटायर्ड अग्निवीर हैं और अपनी 4 साल की नौकरी के बाद उनको रिटायर्ड होने के बाद प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इसी बीच आपको देखने को मिल रहा है कि एक तरफ वायुसेना ने यह ऐलान कर दिया है, तारीखों का ऐलान जारी हैं और रजिस्ट्रेशन का दौर अब चलना शुरू हो चुका है। युवाएं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 31 जुलाई को वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन लास्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनकी फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसके बाद सभी परीक्षाओं में पास करने के बाद युवा इसमें भर्ती हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के समेत कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लगातार अभी तक भी इसका विरोध कर रहे हैं। वह सरकार से नाखुश हैं और वह चाहते हैं, सभी दल, विपक्षी दल भी और किसान भी ये चाहते हैं। कुछ छात्रों ने इससे पहले बिहार से लेकर देश के 16 राज्यों में अग्निवत योजना को लेकर आग और हिंसा देखने को मिली थी, जिसके बाद अब वायुसेना ने भर्ती निकाल दी है। एक तरफ पूरे देश में आज किसान, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वायुसेना की तरफ से भर्ती प्रक्रिया निकाल दी गई है। वायुसेना चाहती है कि जल्द से जल्द युवा वायुसेना में, अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में आए और सेना में भर्ती हों, जिससे कि उनकी ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट हो सके। तो साल के अंत तक उनकी, यानी कि 30 दिसंबर को उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। मतलब कि वायुसेना इस योजना के तहत जल्द से जल्द भर्ती करना चाहती है। उनको 2023 का इंतज़ार नहीं है। वो चाहते हैं इसी साल के अंदर जो भी युवा अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में आना चाहता है, वो इस 2022 के अंत तक ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर ले। ब्रिटेन में बात अब कोरोना के मामलों की कर लेते हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना के मामले 17,000 के पार पहुंच चुके हैं। बीते 24 घंटे में अगर कोरोना मामलों की बात की जाए तो कोरोना के मामले 17,336 तक पहुंच गए हैं। इससे पहले ये मामले 13,000 तक ही सीमित थे। आपको बता दें कि कल अगर बीते दिन की बात करें तो बीते दिन कोरोना के मामले 13,313 थे, जो कि आज बीते 24 घंटे में बढ़कर 17,336 हो चुके हैं। कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। देश में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही संक्रमण दर भी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को सामने आई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे के अंदर 17,336 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि सिर्फ एक दिन पहले ही 13,313 मरीज सामने आए थे। इसका मतलब है कि देश में एक दिन के अंदर 4,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सक्रिय मरीजों में भी तेजी से इजाफा दर्ज किया गया है। देश में अब 88,284 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि कल की तुलना में ये एक्टिव केस 83,990 थे, जिनमें अब सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इससे पहले सक्रिय मरीजों की संख्या का आंकड़ा भी निचले स्तर पर था, लेकिन जिस तरह से कोरोना के केसों की रफ्तार बढ़ रही है, उसमें नए कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं और सक्रिय मरीजों की भी संख्या बढ़ती नजर आ रही है। एक दिन में 4,000 से भी ज़्यादा सक्रिय मरीज बढ़े हैं। जैसा कि बीते दिन कोरोना के मामले 13,313 देखे गए थे और एक दिन में ही 4,000 से ज़्यादा का उछाल कोरोना के मामलों में देखा गया। इस तरीके से ही 4,000 से ज़्यादा सक्रिय मरीजों में भी उछाल देखने को मिला। बात करें राजधानी दिल्ली की, दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में भी उछाल आया है। बीते 5 महीनों में संक्रमण के सबसे अधिक 1,934 मामले दिल्ली से सामने आए हैं। इससे पहले 3 फरवरी को एक दिन में 2,668 मरीज मिले थे। नए मामलों के साथ संक्रमण दर भी 8.10% दर्ज की गई है। वहीं 1,233 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। आपको बता दें कि यह अच्छी खबर है कि दिल्ली में 1,233 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण दर के हिसाब से 5,218
नए मामले सामने आए थे, जबकि एक और मरीज ने महामारी के चलते महाराष्ट्र में जान गंवा दी थी। कोरोना के मुताबिक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,469 नए मरीजों की पहचान हुई। इनमें बताया गया कि राज्य में बुधवार के मुकाबले गुरुवार को 60% ज़्यादा मामले सामने आए। बुधवार को महाराष्ट्र में कोविड-19 के 3,260 नए मामले और 3 और मौतें दर्ज की गई थीं, जिसमें सबसे ज़्यादा मामले 13,614 मामले मुंबई में रिकॉर्ड किए गए थे। पड़ोसी थाने में भी अगर थाने की बात की जाए तो 5,488 और पुणे में 2,443 मरीज संक्रमित मिले थे, जो कि कोरोना के मामले लगातार महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के लोगों के लिए परेशानी की बात है और कोरोना के मामलों में लगातार कई राज्यों में उछाल देखने को मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण की निगरानी और जीनोम पर ध्यान केंद्रित करने पर निर्देश दिए, जिन्होंने ज़्यादा मामले वाले राज्यों में बूस्टर डोज की गति बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि जिन राज्यों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उनमें बूस्टर डोज की गति बढ़ाने पर भी जोर दिया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 10 जून के बाद 12 राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो 10 जून के बाद से ही कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 10 जून के बाद 12 ऐसे राज्य हैं जिसमें कोरोना संक्रमण की रफ्तार ज़्यादा बढ़ी है। इनमें से महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा, पंजाब में भी साप्ताहिक मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और 12 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 10 जून के बाद लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। और अब पूरे देश में अगर बात करें, कोरोना के मामलों में इतना ज़्यादा उछाल देखने को मिला है, बीते एक दिन के अंदर ही 4,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं, क्योंकि इससे एक दिन पहले 13,313 मरीज थे और एक दिन में ये बढ़कर 17,336 पहुंच चुके हैं, जिसके बाद सक्रिय मरीजों की भी संख्या बढ़ गई है, क्योंकि सक्रिय मरीजों की संख्या में भी एक दिन में 4,000 से ज़्यादा 4,000 से ज़्यादा कोरोना मरीजों का उछाल देखा गया है। बुलेटिन के आखिरी में बात मौसम की कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी भी गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है, लेकिन बात असम की करें तो असम में आई बाढ़ से अब तक कुल 101 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के कई राज्यों में मॉनसून की दस्तक हो गई है तो कई राज्यों में मॉनसून का इंतजार किया जा रहा है। इन सब के बीच गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार के कई इलाकों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। इसकी वजह से बिहार के कई इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। बारिश के चलते बिहार के कई इलाकों में तापमान में कमी दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों तक हुई बारिश के बाद एक बार मौसम के बदलने की संभावना नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, वहीं तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं अगर असम की तरफ देखें तो असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ प्रभावित 11 जिलों में एनडीआरएफ की 26 टीमें लगाई गई हैं, जो कि राहत बचाव का काम कर रही हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि असम के 14 जिले ऐसे हैं जो गंभीर रूप से बाढ़ के प्रकोप के अंदर आ चुके हैं, जहां पर एनडीआरएफ की 26 टीमें लगाई गई हैं, जो कि लोगों को रेस्क्यू, राहत बचाव का काम कर रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक देश के पूर्वी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश के बाद अब पश्चिमी इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना है। पूर्वानुमान के मुताबिक कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में
तेज धूप के कारण फिर गर्मी बढ़ेगी। राजधानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आकाश साफ होते ही तेज धूप निकलने से गर्मी फिर बढ़ने लगी है। हालांकि वातावरण में नमी और मध्यम गति से हवा चलने की दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस रहा। लेकिन शनिवार और रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्ण अनुमान जताया गया है। यानी कि आने वाले दिनों में अभी दिल्ली वालों को और दिल्ली के लोगों को गर्मी का सितम देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में दिल्ली का टेम्परेचर की बात करें, दिल्ली के तापमान की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान पहुँच सकता है। साथ ही मॉनसून की रफ्तार भी थोड़ी कमज़ोर पड़ने के कारण इसके दिल्ली पहुँचने में 2-3 दिन की देरी हो सकती है। मतलब कि दिल्ली वालों को मॉनसून 2 से 3 दिन की देरी से मिलेगा, क्योंकि मॉनसून की रफ्तार में थोड़ी कमज़ोर पड़ने के कारण इसके लिए दिल्ली पहुंचने में 2 से 3 दिन की देरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके बाद 2 दिन गर्मी और बढ़ सकती है। अगर शुक्रवार से आने वाले दिनों की बात की जाए तो आने वाले दिनों में 2 दिन तक दिल्ली में गर्मी बढ़ सकती है। रविवार में मौसम में बदलाव शुरू होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इससे 27 और 28 जून को राजधानी दिल्ली में कुछ इलाकों में प्री मॉनसून की हल्की बारिश हो सकती है और मंगलवार के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और बारिश होने पर गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। मतलब कि मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई है, जिसको लेकर लोगों को, दिल्ली वालों को मंगलवार को ही गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों आर के कहते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में अगले 4 दिन का जो पूर्ण अनुमान है, इस दौरान मानसून नहीं आ रहा है। इसलिए अभी दिल्ली में मानसून पहुंचने की तारीख घोषित नहीं की गई है। वहीं स्काईमेट वेदर के विशेषज्ञ महेश ने कहा कि 31 या 30 जून को मानसून पहुंचने की संभावना दिल्ली में बनी हुई है, जिसको लेकर भी पूर्ण अनुमान के बाद भी ये तारीख घोषित नहीं की गई है। असम में अगर बात अब असम की करें तो असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जिसमें एनडीआरएफ ने अब तक लगभग 17,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एनडीआरएफ ने जानकारी देते हुए कहा कि इनमें से 900 लोग को गुरुवार को ही निकाला गया है। असम में बाढ़ से अब तक 101 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है। 12 जिलों में, बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 26 टीमें लगाई गई हैं। 16 जून से राज्य में बचाव और राहत का अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान 9 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। एनडीआरएफ ने बताया कि राज्य में 54.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और 12 और लोगों की मौत की सूचना सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मई के मध्य में अब तक बाढ़ से मरने वालों की संख्या 101 हो चुकी है। मतलब असम में बाढ़ से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि 14 जून के अंदर 26 एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं जो लोगों को असम बाढ़ से बचा रही हैं और राहत बचाव का कार्य कर रही हैं। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।